कि वो एक दिन हिटलर की नज़र में आ गए। हिटलर ने देखा ये आदमी बहुत ख़तरनाक है, ये आदमी हमारे सब पे डोमिनेट कर जाएगा। अमाइल कुएं ने लाखों लोगों का इलाज किया, सिर्फ वो एक ही बात बोलते थे अपने पेशेंट्स को। इतनी पॉजिटिविटी के साथ वो बोलते थे अपने पेशेंट को, आपको सिर्फ ये बोलना है मैं ठीक हो रहा हूँ। अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी बीमारी, वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैंसर हो, एड्स हो या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अपनी इच्छा शक्ति से उस बीमारी को कैसे ख़त्म कर सकते। आज का हमारा टॉपिक है कि हम हमारी इच्छा शक्ति से बड़ी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बड़े से बड़े रोगों से हम बच सकते हैं सिर्फ हमारी एक इच्छा शक्ति से। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज का हमारा फोकस ये है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी बीमारी, वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैंसर हो, एड्स हो या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अपनी इच्छा शक्ति से उस बीमारी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये 100% ट्रू है। जो प्लेसिबो है, प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि आपको असली दवा नहीं दी जाती, आपको कैप्सूल के अंदर या तो खाली आटा डाल के दिया जाता है या कोई इनर्ट सब्सटेंस उस कैप्सूल में डाल के उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है जैसे ये बहुत रिसर्च के बाद मेडिसिन आई है, उसको बोला जाता है प्लेसिबो। और जो प्लेसिबो के रिज़ल्ट हैं वो भी ऑलमोस्ट 40% तक ट्रू होते हैं। मतलब प्लेसिबो भी आपको 40% तक अच्छे रिज़ल्ट दे देगा, जबकि उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। हम आदिकाल की बात करें तो मंत्रों से किसी भी बीमारी का इलाज किया जाता था, तो मंत्र भी उतने ही कारगर सिद्ध होते थे, या हम ये कहें कि मंत्र कहीं ज़्यादा कारगर सिद्ध होते थे। जब प्लेसिबो काम कर सकती है तो मंत्र काम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। वुल्फ मैसिंग जर्मनी में हुए हैं, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि जब वो छोटे थे तो बहुत गरीब थे। एक दिन उन्होंने कहीं जाना था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन की टिकट परचेज कर सके। ट्रेन के अंदर बैठ गए तो वो सीट के नीचे छुप गए। थोड़ी देर के बाद वुल्फ मैसिंग लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं टिकट चेकर के शूज़ की आवाज़ सुन रहा था। धीरे धीरे जो शूज़ की आवाज़ है और नज़दीक आती जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं इतना डरा कि मैंने अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, अंदर से मैंने इतनी बार भगवान का नाम लिया कि ओ गॉड प्लीज़ सेव मी। इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ये मैं सोचता रहा और इतनी देर में जो टिकट चेकर था उसके पास आया। टिकट चेकर ने उसको देख लिया था। टिकट चेकर ने कहा योर टिकट प्लीज़। वुल्फ मैसिंग के पास कोई टिकट नहीं थी, लेकिन साथ में एक टुकड़ा पड़ा था पुरानी टिकट का। उसने वो कागज़ का टुकड़ा उठाया, वो कागज़ के टुकड़े को इतना स्ट्रॉन्ग होके देखा उसने, इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से उसने वो कागज़ का टुकड़ा है वो टिकट चेकर को दे दिया। और टिकट चेकर ने टिकट को ठीक से चेक किया, स्माइल के साथ बोला When you have the ticket, why you are hiding under the seat? जब आपके पास टिकट है तो आप छुपे क्यों हुए हो। उस दिन से वुल्फ मैसिंग ने कहा कि मेरे को इंटरनल पावर की, मेरे को तब पता लगा कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद में वुल्फ मैसिंग ने रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सिर्फ वो ये ही बोलता था आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। Every time, every moment, he repeats the word, I can do it, I can do it. और वुल्फ मैसिंग जर्मनी में इतने फेमस हुए कि वो अपनी किसी भी बात को अपनी इच्छा शक्ति से किसी को भी प्रभावित कर लेते थे। और फेमस इतने हुए कि वो एक दिन हिटलर की नज़र में आ गए।
हिटलर ने देखा ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये आदमी हमारे सब पे डोमिनेट कर जाएगा। हिटलर ने उसके ऊपर 4 लाख मार्क, जो करेंसी है जर्मनी की, 4 लाख मार्क का इनाम रख दिया कि जो भी कोई वुल्फ मैसिंग को अलाइव और डेड मेरे पास लेके आएगा 4 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। रुपए मतलब उनकी करेंसी। इसी डर के कारण वुल्फ मैसिंग है वो रशिया भाग गए। रशिया में उस टाइम स्टालिन का राज था। स्टालिन ने वुल्फ मैसिंग के बारे में सुना हुआ था। स्टालिन ने उसको बुला लिया और अपना परिचय देने के लिए बोला। स्टालिन ने यह कहा, यदि आप सबको प्रभावित कर सकते हो अपनी सोच से, आप एक काम करके दिखा दो, हम आपको माफ़ कर देंगे, अदरवाइज़ आपको सजाए मौत सुनाई गई है। आप हमारे किसी भी बैंक में जाएं, आपको सिर्फ प्लेन पेपर दिया जाएगा। वो प्लेन पेपर से आपको 1 लाख रूबल निकाल के लाने हैं हमारे लिए। बैंक भी हमारा होगा और बैंक आप चूज़ नहीं करोगे, बैंक भी हम चूज़ करेंगे। उसको प्लेन कागज़ दे दिया गया, एक पेन दे दिया गया, अंडर फोर्स मिलिट्री उसके साथ भेजी गई। वो एक बैंक में उसको लेके जाया गया। वुल्फ मैसिंग ने इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उस कागज़ को देखा और वो कागज़ है उसने विड्रॉल विंडो पे दे दिया। वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, उसने उस कागज़ को देखा, स्टैंप लगाई और 1 लाख रूबल उसको निकाल के दे दिए। प्लेन कागज़ था लेकिन उसने इतनी स्ट्रॉन्ग, और ये एक सच्ची घटना है, कनकॉर्डेड स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। 1 लाख रुपए लेके वो स्टालिन के पास आया तो स्टालिन तब तक प्रभावित नहीं हुआ था। उसने कहा ठीक है, हो सकता है आपकी कोई इंटरनल सेटिंग रही हो बैंक वालों से, आप यही वापस 1 लाख रूबल लेके जाओ और मेरा वो प्लेन पेपर लेके आओ वापस। फिर मिलिट्री के साथ वुल्फ मैसिंग को लेके जाया गया। विड्रॉल विंडो पे जो लड़की बैठी थी उसको बोला माई पेपर प्लीज़। वो लड़की ने जब ठीक से देखा तो उसने कहा इट इज़ नॉट ए चेक, ये तो प्लेन कागज है। उसने प्लेन कागज वापस दिया, 1 लाख रूबल वापस दिए गए और स्टालिन के पास वापस लेके आया गया। तब तक भी स्टालिन सा वो प्रभावित नहीं हुआ था। स्टालिन ने कहा एक आखिरी काम कर दो तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, और वो आखिरी काम ये है कि रात को 12 बजे आप मेरे बेडरूम तक आ जाओ। एक राजा के पर्सनल बेडरूम तक रात को जाना, डे टाइम में वहाँ कोई नहीं जा सकता, और मिलना डे टाइम में इवन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो रात को वो कैसे जा सकता था? कहता मेरे बेडरूम तक पहुँच जाओ आप। रात को 12 बजे स्टालिन सोया हुआ था, उसका दरवाज़ा था वो नॉक हुआ, ठक ठक ठक। स्टालिन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वुल्फ मैसिंग खड़े थे। इतनी फोर्स, इतनी मिलिट्री, इतनी सिक्योरिटी, उसके बावजूद भी वुल्फ मैसिंग वहाँ तक पहुँच गए। तब स्टालिन बहुत हैरान हुआ। तो स्टालिन ने उससे पूछा आप बताओ आप कैसे पहुँचे? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी आर्मी पर्सनल्स को ये बोला आई एम बैरिया। बैरिया उस टाइम चीफ कमांडेंट थे उनकी आर्मी के। उसने कहा कि आई एम बैरिया। बैरिया का नाम सुनते ही सब लोगों ने मुझे रास्ता दे दिया और मैं आप तक पहुंचा। तो स्टालिन को ये एहसास हुआ ये आदमी बहुत काम का है, किसी भी विद्रोही सेना का ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर सकता है, तो मुझे ये आदमी चाहिए। तो स्टालिन ने उसको अपने पर्सनल कंसल्टेंट्स के अंदर वुल्फ मैसिंग को रख लिया। ये तो एक एग्जाम्पल है कि हम, यदि आपके पास दृढ़ इच्छा है, आप क्या कर सकते हो। एक और बहुत बड़े इंसान हुए हैं अमाइल कुए। अमाइल कुए ने लाखों लोगों का इलाज किया। सिर्फ वो एक ही बात बोलते थे अपने पेशेंट्स को कि आपको 24 घंटे एक ही रट लगानी है, लेकिन वो जो आपकी रिपीटिशन ऑफ मंत्र है, मंत्र का उच्चारण है, वो आपके दिल से होना चाहिए, वो आपके दिमाग से होना चाहिए, वो आपकी दिल की गहराई से होना चाहिए। और उनका मंत्र बड़ा ही सिंपल था,
वो सिर्फ अपने पेशेंट को ये कहते थे, आपको सिर्फ ये बोलना है पूरे दिन, एक दूसरे को बोलना है, क्योंकि लाखों की संख्या में अमाइल कुएं के पास लोग आने लग गए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, और वो बड़ी से बड़ी बीमारी को सिर्फ एक ही मंत्र से ठीक करते थे। और उनका मंत्र क्या था? मैं ठीक हो रहा हूं। यही उनका मेन मंत्र था। इतनी पॉजिटिविटी के साथ वो बोलते थे अपने पेशेंट को, आपको सिर्फ ये बोलना है मैं ठीक हो रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूं। एवरी टाइम एवरीवन, हर कोई ये बोलता था मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। तो वो ग्रुप के अंदर जितने लोग थे वो सारे के सारे धीरे धीरे करके अपनी बीमारी भूलते गए। हिस्ट्री में इसकी डिटेल है। अमाइल कुएं ने लाखों लोगों का इलाज किया, सिर्फ एक ही मंत्र था, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, और ये मंत्र उनका काम कर गया था। हमारे आदिकाल से यदि हम अपनी आदिकाल में बात करें, आयुर्वेद में भी बहुत से ऐसे मंत्रों का वर्णन है। आप उन मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी बीमारी से निकल सकते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से क्या कर सकते हो, और वो भी ट्रू एग्जाम्पल है। एक बार विवेकानंद हैं, वो जर्मन गए, तो एक जर्मनी आदमी के साथ उनको रात को रुकना था एक होटल के अंदर। तो वो जर्मनी आदमी अपनी एक जर्मन की बुक पढ़ रहे थे। तो सिंपल वे में विवेकानंद जी ने पूछा, ये क्या है बुक, मतलब व्हाट अबाउट दिस बुक। तो उस आदमी ने कहा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, दिस बुक इज़ इन जर्मन लैंग्वेज। तो विवेकानंद जी को, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो देवता की श्रेणी वाले जो लोग होते हैं, या जो देवता तुल्य जो लोग होते हैं, वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मनाते, लेकिन वो ये बात को सिद्ध जरूर कर देते हैं कि वो कहाँ ठीक हैं और सच्चाई एक्चुअल में क्या है। विवेकानंद जी ने उनको कहा, प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए मेरे को बुक दे दो। उन्होंने ऐसे बुक उठाई, पूरी बुक, सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक को ऐसे रीड किया। इतनी जल्दी रीड किया, इतनी जल्दी तो हम पेज नंबर भी रीड नहीं कर पाते हैं। ऐसे रीड किया, उसके बाद में वो बुक उसको दे दी। कहने लगे, आप इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। पहले तो उस आदमी को लगा कि विवेकानंद जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने सीरियस होके कहा, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। उसने एक क्वेश्चन पूछा, और वो भी जर्मनी लैंग्वेज में। विवेकानंद जी ने कहा, इसका आंसर है 179 पेज, लाइन नंबर 10, और इसका ये आंसर है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इसी का ही नाम है, हमारे वेदों ने तीसरा नेत्र कहा है, कि आप अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने अंदर इतने गहरे उतर जाते हो कि आपको जो अंदर से इतने बड़े दर्शन हो जाते हैं। एक और तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जब भी आयुर्वेद की बात होती है ना, तो जो अल्प ज्ञाता लोग हैं ना, वो आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे। आयुर्वेद की तो कोई क्लिनिकल ट्रायल्स है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं जो आज तक, वो आयुर्वेद में ही हुई हैं। और जो सबसे सच्ची, सबसे ट्रू क्लिनिकल ट्रायल्स यदि किसी पद्धति में हुई है, तो वो सिर्फ आयुर्वेद में हुई हैं। क्योंकि आयुर्वेद में आजकल जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो क्या होती हैं, कोई क्लिनिकल ट्रायल 6 महीने चलती है, कोई 1 साल चलती है। उसमें कितने लोग होते हैं, 200 लोग होंगे, 250 लोग होंगे, या 50 लोग होंगे। इससे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स इतनी बड़ी नहीं होती है। आयुर्वेद की क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें लाखों लोग होते थे, और ये क्लिनिकल ट्रायल है कई बार हजारों साल तक चलती थी। फिर उसके बाद जो ऑथेंटिक होता था वो ही हमारी बुक में आता था, फिर उसको पब्लिश किया जाता था। और वो जो क्लिनिकल ट्रायल हैं वो ऑथेंटिक इसलिए होती थी क्योंकि जो ऋषि मुनि होते थे उनको सिर्फ शारीरिक ज्ञान ही नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान पे भी वो लोग अपनी क्लिनिकल ट्रायल को लेके जाते थे।
आत्मा की गहराई तक लेमन कैसे काम करता है, या आयुर्वेद की कोई प्रिपरेशन है वो कैसे काम करती है, शतावरी कैसे, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, सिर्फ वो फिजिकल लेवल पे ही नहीं, आध्यात्मिक और आत्मिक लेवल तक जाती थी हमारे आयुर्वेद की क्लिनिकल ट्रायल। और एक एग्जाम्पल जो मेरे साथ घटित हुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर ये हो सकता है कि पूरी की पूरी हमारी जो वीडियो का पर्पस है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये वीडियो का एक्चुअल में पर्पस क्या था। बहुत टाइम पहले मुझे किडनी स्टोन हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो नेचुरल है कि हमें एक बार तो अल्ट्रासाउंड करवाना था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें स्टोन आई। मैं एक दिन वापस आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई भी उस दर्द को कम करने की कोई भी औषधि नहीं थी मेरे पास, और मैं रास्ते में था, सफ़र में था। उसी दौरान मुझे रीनल कॉलिक हो गया, मतलब मुझे किडनी का दर्द शुरू हो गया। और ये दर्द कितना भयानक होता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस टाइम वास्तव में डर गया था। यदि इस टाइम ये दर्द होता है तो मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है इस दर्द को कम करने का। लेकिन वुल्फ मैसिंग की जो स्टोरी थी वो हमेशा मुझे ध्यान रहती थी। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग होके आंखें बंद की, मैं इतना स्ट्रॉन्ग होके ये सोचने लग गया, हे भगवान मेरे पास तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्द को कम कर सके। मतलब हर दिल के हर कोने से ये आवाज़ आई। इतना स्ट्रॉन्ग होके मैंने अपने आप को बोला, प्लीज़ गॉड ये दर्द अभी का अभी ख़त्म कर दो। मैं 2 मिनट के लिए किसी और ही दुनिया में चला गया, किसी और ही दुनिया में, क्योंकि फियर इतना बड़ा था उस दर्द का। और जब 2 मिनट के लिए मैंने आंखें खोली तो मैं सच में हैरान रह गया, कहीं भी मेरे को थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। फिर मुझे ये एहसास हुआ, अमाइल कुए, विवेकानंद, वुल्फ मैसिंग, ये जितने भी लोग हैं जो भी ये कुछ बोलते हैं ये 100% ट्रू है, ये 100% सही है। इसी को ही तीसरा नेत्र बोला जाता है, और इसी को ही सब कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। और हमारे दिमाग की जो शक्तियाँ होती है ना वो असीमित होती हैं, और यदि हम अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो किसी एक मंत्र का हमें सहारा लेना ही चाहिए। वो मंत्र, बेसिकली मंत्र का मतलब ये होता है कि आपकी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको हम जागृत कैसे करें। इसी शक्तियों से एक एग्जाम्पल मुझे मेरा भी याद आ गया। मैं 4th क्लास में था और सिरसा पढ़ता था मामा मामी के पास। तो एग्ज़ाम चल रहे थे, मैथ मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट होता था। 3 दिन की छुट्टी थी, मामी ने देखा डेट शीट में मैथ का एग्ज़ाम है और तैयारी शुरू करवा दी। डे नाइट बस मैथ पढ़ा रहे थे, पूरा कवर हो गया सिलेबस, समझ में भी आने लगा और पूरा तैयार था मैं एग्ज़ाम देने के लिए। उस एग्ज़ाम से एक नाइट पहले रात को मैं सोया हुआ हूँ, एकदम से मेरे को सपना आता है कि मैं मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और क्वेश्चन पेपर मेरा सामने इंग्लिश का है। एकदम से उठा मैंने मामी को उठाया, मामी जी ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, सो जा। फिर वही सपना फिर से आया, फिर मैंने उठाया, नहीं आप डेट शीट देखो, फिर से देखो डेट शीट। मामी गए, दीवार पे डेट शीट देखी, अरे तेरा तो इंग्लिश का ही पेपर है। कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड ने आपको इंडिकेट कर दिया। तो एग्ज़ाम को 3 घंटे थे, 3 घंटे रहते हैं एग्ज़ाम को, और मैं जहाँ था मामा मामी के पास हॉस्टल में, वहाँ पर मेरे पे इंग्लिश की किताब नहीं थी, सिर्फ मैथ की लेके गया हुआ था। अब 3 घंटे पहले बुक भी नहीं मंगवा सकते किसी से। ऊपर हॉस्टल में एक और लड़का रहता रहा, वो अपनी इंग्लिश की तैयारी कर रहा था, वहाँ से भी नहीं मिली। मामा ने बिठाया, कर लेगा तू कर लेगा। मैं भी ऐसे हो गया, मामा आगे बोलती पूरा कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ मैं कर लूँगा। मैं गया, वही क्वेश्चन पेपर जो दिमाग में आया वही क्वेश्चन पेपर सामने दिख रहा, पेपर अटैम्प्ट किया, पास हो गया। वेरी गुड।
एंड दिस इज़ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। हिमालय में -40 डिग्री पर बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो बौद्ध भिक्षु, वो बिना कपड़े के रहते हैं। टेम्परेचर है -40 डिग्री और उनके बदन पर सिर्फ 1 या 2 वस्त्र ही होते हैं। ये भी शक्ति मंत्रों की है, ये भी शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड की है, ये शक्ति आपके तीसरे नेत्र की है। तो जो हमारा मेन टॉपिक ये था कि आप अपनी इच्छा शक्ति से क्या बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। यस, इट इज़ 100% ट्रू। एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। रशिया के एक एथलीट हुए हैं, उनको एड्स हो गया था। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आई विल नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। सिर्फ उन्होंने अपनी रेसलिंग बढ़ा दी, उन्होंने अपनी दौड़ बढ़ा दी और कुछ टाइम के बाद उनकी एड्स ठीक हो गई। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे यदि हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसे हमें हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। हर धर्म के अंदर ये सुना जाता है कि कोई आदमी बीमार था और वो किसी जगह पे, किसी धर्म स्थल पर मत्था टेकने गया और वो ठीक हो जाता है। मस्कीन जी एक बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हुए हैं। उन्होंने एक सच्ची घटना सुनाई कि वो कहीं बैठे थे, उनके साथ कोई सिद्ध पुरुष बैठे थे। तो एक सेवक आ गया जो रोज़ उनके सेवा करता था, पाँव धोता था। तो एक दिन पानी बहुत गर्म था। वो जब गर्म पानी उनके पैरों पे डाला गया, पानी इतना गर्म था कि दिल की गहराई से, जो सिद्ध पुरुष बैठे थे वहाँ पे, दिल की गहराई से उनकी आवाज़ निकली, अरे अंधा है क्या। और मस्कीन जी कहते हैं बिल्कुल बैठे बैठे, मेरे बैठे बैठे वो आदमी को दिखना बंद हो गया। ये सच्ची घटना है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी बोला मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मस्कीन जी थे, वो सब कुछ समझ गए कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जो कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो मस्कीन जी ने उस देवता स्वरूप आदमी को बोला अब इसको आंखें कैसे दे सकते हो। तो वो सिद्ध पुरुष ने कहा अब ये आंखें देना अब मेरे वश में नहीं रहा, क्योंकि बहुत दिल की गहराइयों से एक डिटर्मिनेशन के साथ ये निकला था अंधा है क्या, तो वो अंधा हो गया। अब एक तो उस सिद्ध पुरुष ने कहा अब आंखें देना मेरे वश में नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है। जिस गहराई से ये निकला है कि अंधे हो क्या, यदि उसी गहराई से ये निकलेगा तो ही इसकी आंखें वापस आ सकती हैं। तो मैंने सुना है फिर उस आदमी ने उस संत की इतनी सेवा की कि एक दिन वो संत इतने प्रभावित हुए, सेम मैग्नीट्यूड के साथ उतनी ही गहराई से। एक दिन संत बैठे थे तो कहने लगे तेरे को कौन कहता है अंधा है, तू तो आँखों वाला है। उस दिन के बाद उस आदमी को दोबारा दिखने लग गया। और ये 100% सही है, सच घटना है। महाभारत में हम इतिहास में पढ़ते हैं जो अभिशाप था, बेसिकली अभिशाप भी क्या था, वो आपके दिल की गहराई से निकले हुए शब्द थे, लेकिन वो इतने गहराई से निकले हुए शब्द होते थे तो वो किसी को भी प्रभावित कर देते थे। वैसा ही होता था जैसा आदमी सोचता है। और दोस्तों हमारी वीडियो का जो पर्पस था वो ये है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। और आप अपनी खाली प्रभावित ही नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। सिर्फ आपके वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। आपको किसी भी बीमारी से निकाला जा सकता है। लेकिन जब आपको एक प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें 15 तरह की दवाइयाँ हैं, हर घंटे आपको एक दवा लेनी है, आपकी सोच दवाइयों पे रहती है। अब 11 बज गए एक दवा, 12 बज गए दूसरी दवा, फिर 1 बजे तीसरी दवा।
आपको बीमारी से निकाला नहीं जा रहा है, वो खाली रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ होना और स्वस्थ होना, इसमें दिन रात का डिफरेंस होता है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहता है कि उसको ठीक से उसकी बीमारी समझा दी जाए। और जब आप किसी भी मरीज को ठीक से उसकी बीमारी समझा देते हैं तो आधी बीमारी 50% जो है वो बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। अगला 30% वाला काम ये रह जाता है, अगले को बता दो आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपको फियर नहीं करना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 80% आपका काम हो जाता है, 80% पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। रही 20% बात, उसमें भी 10% वो आता है, उसमें आहार और विहार बताया जाता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम है फ्राइड के कारण छोड़ दो, आपकी सारी प्रॉब्लम है चाय के कारण छोड़ दो, आपकी सारी प्रॉब्लम है क्योंकि आप ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना दौड़ लगाते हो, ना सैर करते हो, इम्पोर्टेंटली रात को खाने के बाद की सैर। तो 10% काम वहाँ पूरा हो जाता है, 90% काम तो बिना दवाई के हो गया। अब आपको सिर्फ 10% गोल ही अचीव करना है, तो थोड़ी सी औषधि लिख दो। सबसे पहला काम, आप पेशेंट के दिमाग से वो फियर निकाल दो कि आप बीमार हो, तो आपका पूरा टारगेट अचीव हो जाता है। और यही हमारी वीडियो का मोटिव है।